Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PL लोधा। मित्रों, इसके पहले मैंने 11th साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 7 11 कक्षा की जो साइकोलॉजी है RBSC की बुक में, उससे टेस्ट नंबर 7 बेहतरीन प्रश्नों का टेस्ट अपलोड किया है। इस टेस्ट के पहले इस वीडियो को देख लेना साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 7 कक्षा 11वीं की किताब से। बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है साथियों, तो एक बार उसको देके फिर इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, वैसे 2-3 दिन से आपकी क्लासें भी डिस्टर्ब हो रही है, तो मेरी 2-3 दिन से चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी, तो अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब आप वापस रेगुलर टेस्ट सीरीज इस चैनल पर देख सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 16 है। 20 प्रश्न है। लेवल 1 के लिए भी उपयोगी है और लेवल 2 के लिए भी उपयोगी है साथियों। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पाठ्यपुस्तक का गठन है, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं हैं, कक्षा निर्देशन है और किस्से और कहानियां हैं। तो मित्रों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की, पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर चलता है, तो प्राथमिक स्तर पर किस्से कहानियां सबसे उचित विधि रहेगी साथियों, क्योंकि किस्से कहानियों के माध्यम से बच्चों को आप आराम से इस सब्जेक्ट से जोड़ सकते हो, और जो छोटे बच्चे हैं उनको किस्से कहानियां भी ज़्यादा पसंद आती है। तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में विकल्प है अवलोकन का, जांच सूची का, अधिविन्यास का, लिखित प्रश्न का। साथियों, रेटिंग स्केल में प्रश्न लिखित होते नहीं हैं, लिखित प्रश्न का उपयोग नहीं होता है, अधिविन्यास का भी उपयोग नहीं होता है, बल्कि इसमें, तो मित्रों इसमें अधिविन्यास लिखित प्रश्न नहीं होगा, बल्कि इसमें अवलोकन होगा। अवलोकन कैसे होगा? क्योंकि रेटिंग स्केल के माध्यम से अवलोकन किया जाएगा। ठीक है, इस विधि में क्या किया जाता है? अवलोकन किया जाता है, और फिर उनको कुछ जैसे 3 अंक, 5 अंक, एक निश्चित अंक होते हैं, जो सूची होती है उसमें अंक प्रदान किए जाते हैं। तो फिर इसका जो तकनीकी है साथियों, ये इसमें अवलोकन का उपयोग होता है। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, सूत्रनीय सत्र है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और इकाई मूल्यांकन। तो मित्रों, जो CCE है उसकी तकनीक इनमें से कौन सी है? देखिए, यहाँ पे जो निदानात्मक मूल्यांकन है, उपचारात्मक मूल्यांकन है, तो ये CCE के तकनीक के अंतर्गत आ जाते हैं। बाकी इकाई, अर्धवार्षिक, सत्र मूल्यांकन, ये तो मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगे, जो वार्षिक रूप से किया जाता है बच्चों का, उसके अंतर्गत। तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, स्थानों, दूरियों की दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता कहलाती है दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल, ग्राफिक कौशल। तो साथियों, कोई व्यक्ति है वो स्थानों, दूरियों की जो दिशाएं हैं दूर की, उनकी सापेक्ष स्थिति को समझ रहा है, तो फिर उसको कहा जाता है चित्रण कौशल। क्या कहा जाता है? चित्रण कौशल। ऐसा नहीं है कि भाई स्थानों, दूरियों की दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझ रहे तो दिशात्मक कौशल कहेंगे, नहीं, उसको कहेंगे साथियों चित्रण कौशल के नाम से उसको जाना जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 5 है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? कि जो मिड डे मील चलता है विद्यालय में, उसके लिए सबसे प्रासंगिक बताना है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, और यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो गवर्नमेंट ने जो मिड डे मील चला रखा है, आप यूँ नहीं कह सकते हो कि बिल्कुल ये समय को बर्बाद कर रहा है। ये खाली पेट आते हैं उन बच्चों के लिए चलाया गया है, ऐसा भी कुछ नहीं है साथियों। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। राइट पॉइंट है दूसरा, कि यह EVS मतलब पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर हो सकता है, क्योंकि बालक जब मिड डे मील के अंतर्गत सभी साथ बैठ कर के भोजन करते हैं तो सद्भावना, सामाजिकता जैसे कई गुणों का उसमें विकास होता है साथियों।
तो दूसरा विकल्प सही है, नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है वहाँ पे बालक की। प्रश्न नंबर 6, छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कक्षा में गतिविधि है? चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपसे पूछे है कक्षा में गतिविधि है, तो भाई कक्षा में तो एक आप चित्र खींच सकते हो, श्यामपट्ट का उपयोग कर सकते हो, लेकिन फील्ड भ्रमण कक्षा में थोड़ी आएगा साथियों, ये तो फिर कक्षा के बाहर की गतिविधि हो जाएगी मित्रों। तो फिर मेरे हिसाब से, वैसे तो इस प्रश्न का आंसर चौथा दे रखा था, लेकिन मेरे हिसाब से फील्ड भ्रमण कक्षा में नहीं होता है, कक्षा से बाहर होता है साथियों। तो यहाँ प्रथम और तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके हैं, देखिएगा 7वें क्वेश्चन को, दत्त कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार दिया जा सकता है ताकि उनमें स्वाध्याय की आदत का विकास हो। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है और दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उपचारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो मित्रों तीसरा विकल्प तो बिल्कुल गलत है कि ये कथन तो सही हो ही नहीं सकता कि दत्त कार्य ही आकलन का एकमात्र तरीका नहीं होता है, ये तो गलत है। लेकिन दूसरा, पहला, चौथा कौन सा विकल्प सही करोगे? सभी सही लग रहे होंगे, चौथा हो सकता है, दूसरा हो सकता है, पहला हो सकता है। तो मित्रों दूसरा विकल्प क्या कह रहा है? प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। तो ये तो थोड़ा सा रोंग लग रहा है, क्योंकि प्रतिदिन अभ्यास कराने का मतलब यूं नहीं कि दत्त कार्य दो। बाकी प्रथम विकल्प मुझे एकदम सटीक लगा कि दत्त कार्य छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार दिया जा सकता है ताकि उनमें स्वाध्याय की आदत का विकास हो। कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई फुल सभी को एक जैसे दत्त कार्य दे रहे हैं, जिस बालक से हो ही नहीं पाएगा उसको भी उतना ही दे रहे हैं, जो ज़्यादा कर लेगा उसको भी थोड़ा सा ही दे रहे हैं। तो क्षमता के अनुसार दिया जाना चाहिए और उनमें इससे स्वाध्याय क्षमता का आदत का विकास भी होता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना और व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो व्याख्यान वाली तो हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर श्रुतलेख यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सुनकर लिखना, लेकिन इन दोनों से अच्छा रहेगा विचार गोष्ठी। यहाँ है, तीसरा विकल्प सही है विचार गोष्ठी, जहाँ पर छात्र अपने अपने विचार प्रस्तुत करे और कार्य योजना एक निश्चित तरीके से कार्यों की योजना बनाए। तो ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधियां है साथियों दिए गए विकल्पों में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में, आगमन विधि में। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन में बढ़ा जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन में बढ़ा जाता है साथियों। तो यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? 4, 3, 8 और 6। तो साथियों जो प्रयोजना विधि है विलियम किलपैट्रिक के द्वारा जो दी गई है, इस विधि में मुख्य रूप से 6 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं? 6। जैसे इसका जो अंतिम सोपान भी पूछ लिया जाता है कि इसका अंतिम सोपान कौन सा है, या ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि इसका प्रथम सोपान कौन सा है। तो इस प्रकार कई सारे इनसे प्रश्न बनते हैं। इसके कुल सोपानों की संख्या कितनी है, इनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 11 आपके 11वां प्रश्न है, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता, वैधता, विश्वसनीयता, 1 व 2 दोनों, और व्यापकता या विस्तृत। तो साथियों ये जरूरी नहीं है कि प्रश्न व्यापकता या विस्तृत हो, लेकिन वो वैध और विश्वसनीय होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों ही बेस्ट विकल्प है। और तीसरा कह रहा है 1 व 2 दोनों, तो तीसरा ही विकल्प आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 साथियों 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख सॉरी ये प्रश्न तो दोबारा रिपीट हो गया है, मैंने आपको आंसर बता दिया था। तीसरा विकल्प प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, इसके लिए माफी चाहते हैं साथियों आप सभी से। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है,
यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, एवं नहीं है, ये एक है। यह जयपुर विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो साथियों कौन सी निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है साथियों? प्रश्न 13 में राइट आंसर बताना है। देखिए मित्रों, जो निरीक्षण विधि है, निरीक्षण विधि में बालक खुद निरीक्षण करता है तो बाल केंद्रित विधि भी है। शिक्षक प्रशासक के रूप में होता है, बिल्कुल। अनुभवों पर आधारित विधि है, क्योंकि बालक खुद निरीक्षण कर रहा है तो खुद ही अनुभव अर्जित करेगा। तो साथियों देखिए, बाल केंद्रित विधि है मित्रों, शिक्षक प्रशासक के रूप में होता है, बिल्कुल। जयपुर विधि के विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा ये विधि अपनाई जाती है, अलग अलग सर्वेक्षण कराने के लिए। प्रत्यक्ष अनुभव भी इसमें प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी इसको एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं माना जाता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमार और फ्लैनल बोर्ड। तो मित्रों, प्रक्षेपित सामग्री प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत जो प्रोजेक्टिव जो टीचिंग में एड चीजें हैं उसके अंतर्गत OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर को शामिल किया जाएगा, सिरो प्रक्षेपी यंत्र जिसको हम कहते हैं। बुलेटिन बोर्ड, प्रतिमान, फ्लैनल बोर्ड अप्रक्षेपित सामग्री है साथियों, ये तीनों। तो दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि है, सृजनात्मक विधि है, चयनात्मक विधि है और उपयुक्त सभी। तो साथियों, समस्या समाधान एक सृजनात्मक विधि भी है, क्योंकि समस्या का समाधान करके करेंगे तो सृजनात्मकता भी बढ़ेगी। लक्ष्य केंद्रित भी है, चयनात्मक भी है, उपयुक्त सभी। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। आपके 16वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर और शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो खेल विधि से शिक्षण कराया जाता है साथियों, वो विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित मानी जाती है, क्योंकि बालक का खेल के माध्यम से ही संपूर्ण विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? क्यों करवाया जाता है? ताकि बच्चों की ऊर्जा को विकसित किया जा सके, बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना और टीम भावना बढ़ाना। तो साथियों, शैक्षणिक भ्रमण इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव करें, प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देखेंगे अगर हम उस चीज को तो कई दिनों तक याद रहेगा साथियों, हम उस चीज को अच्छी तरह से याद रख पाएंगे, सीख पाएंगे। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? समुदाय केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित और छात्र केंद्रित। तो अध्येता, छात्र, शिक्षार्थी तीनों एक ही चीज है, लेकिन समुदाय अलग हो जाता है, समुदाय केंद्रित नहीं रहेगा साथियों। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ समुदाय केंद्रित नहीं रहेगा। विकल्प नंबर 1 सही है 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, TLM का अर्थ निम्न में से क्या है? टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टीचिंग लर्निंग मोमेंट। तो TLM का नाम हम सामान्यतः सभी जानते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनको ही हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? TLM। तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 19 में। और आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन पर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो साथियों कि सर हमारा ये इस प्रश्न पर डाउट है, तो हमारा जो डाउट है उसको दूर करिएगा। और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 20वां और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है फिर आंसर देना है। आदर्श वाचन का अर्थ है छात्रों द्वारा गद्य शिक्षण में किया जाने वाला वाचन, अध्यापक द्वारा किया जाने वाला वाचन, अध्यापक द्वारा पद्य शिक्षण में किया जाने वाला वाचन और अध्यापक द्वारा गद्य शिक्षण में किया जाने वाला वाचन। तो साथियों देखिए, पहले हम आदर्श वाचन की बात करें तो अध्यापक द्वारा किया जाएगा, तो विकल्प 1 गलत हो गया।
अब आदर्श वाचन गद्य शिक्षण का भी होता है, पद्य शिक्षण का भी होता है साथियों। और जो आदर्श वाचन अध्यापक करेगा, अध्यापक जो वाचन करेगा वही आदर्श वाचन कहलाएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों ही विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 20 में। बताइएगा हमें कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। इसके बाद आपके 2011 का जो साइकोलॉजी का पेपर है, 2011 R-TET एग्जाम में हुआ था लेवल 1 का, जो लेवल 2 वालों को भी हल करना है, डाल रहा हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।